नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ हिंदी के बारे में बताना चाहते हैं या बताएंगे। आज से हम ये शुभारंभ भी करते हैं क्योंकि मेरे पास कई सारे मित्रों के और दोस्तों के सहपाठियों के फोन और कॉल्स आए कि सर आप हिंदी में कुछ हमको बताइए, क्योंकि अभी हाल में ही कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है स्टेट लेवल की या आने वाली है संभवतः, तो उसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो सीधी सी बात है। बट मैं हिंदी का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी संभवतः आपको कुछ बेहतर देने की कोशिश करूंगा। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले बात आएगी वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको याद भी होगा और इससे पहले कक्षाओं में आपने पढ़ा भी है कि टोटल वर्णों की संख्या 52 है हिंदी में। ये तो सभी को पता होगा, लेकिन जो मूल वर्णमाला बनाई गई थी उसमें वर्णों की जो संख्या थी वो थी 55। अब कैसे थी ये चर्चा अभी धीरे धीरे जैसे ही आपको वर्णमाला हम पढ़ाते हुए चलेंगे, आपको हर वर्ण से आपका रिलेशन होता जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि जो मानवता है, मानवता एक जातिवाचक संज्ञा है, उसमें स्त्री और पुरुष अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार जो वर्ण है, वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, या तो स्वर होंगे या तो व्यंजन। बात समझ गए हो? जैसे मानवता में आपने देखा है, मानवता में एक होगी, क्या होगी, बिटिया होगी, और एक होगा भैया, एक होगा लड़का तो दूसरा होगी लड़की। तो वही चीज है सेम वर्णों में। वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, तो स्वर होंगे या तो फिर व्यंजन। और जो स्वर होते हैं वो बिल्कुल बिटिया की तरीके से होते हैं, स्वतंत्र। ठीक है, स्वतंत्र का मतलब होता है कि बिटिया लोग अपना काम स्वयं कर लेती है, वो किसी पर भी आश्रित नहीं रहती हैं। लेकिन जो लड़के हैं वो आश्रित रहते हैं। कैसे? अब जब बिटिया खाना बनाएगी तो उनको खाना मिलेगा, बिटिया अगर चाय बनाएगी तो हम चाय पिएंगे। तो ये चीज हम लोग अनडिपेंडेंट है, यानी कि दूसरे पे आश्रित है। लेकिन जो बिटिया लोग होती है, जो स्वर होते हैं, अर्थात वो स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर भी आश्रित नहीं होते। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, जो स्वर है वो स्वतंत्र होते हैं, जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो बात यहाँ पे क्लियर हुई। अब सबसे पहले बात करते हैं कि स्वर किन्हें कहते हैं। आज आपको ये बताया जाएगा स्वर किन्हें कहा जाता है। तो सबसे पहले आप देखिएगा, जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। जो स्वर है वो स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब यह होता है इसमें केवल वायु की ही आवश्यकता होती है और कोई भी अंग का इसमें यूज नहीं किया जाता है। और स्वर की जो टोटल संख्या होती है वो होती है 11। हिंदी में आपसे पूछा जाए कि स्वर कितने होते हैं, तो होते हैं 11। तो इसमें बात आती है कि जो पहला स्वर है, यानी कि स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है लघु। लघु का मतलब होता है बच्चा छोटा। लघु का मतलब होता है छोटा। और लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं 4। छोटा आ, छोटी ई, छोटे ऊ और री। बात समझो, लघु स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 जो है वो लघु स्वर होते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा। यहीं से ही वर्णमाला की शुरुआत होती है। ठीक है, स्वर का मतलब मैंने बता दिया। स्वर मीन्स होता है कि जो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है। इसमें किसी भी अन्य अंग की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप बोलिएगा आ जब आप बोलते हो तो मुख में जो भी अंग है या शरीर में आपकी जो भी अंग है उनमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता, या एक दूसरे को टच नहीं करते हैं या स्पर्श नहीं करते हैं, उन्हें कहा जाता है स्वर। स्वरों की संख्या 11 होती है। सबसे
और री, ये 4 प्रकार के स्वर हैं। ठीक है, लघु स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कि 4 होते हैं। लघु स्वर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। और बच्चा लघु को ही मूल भी कहा जाता है। जो लघु स्वर है इसका जो दूसरा नाम है उसे कहा जाता है मूल स्वर। मूल स्वर, मूल का मतलब होता है जड़, क्योंकि वर्णमाला की जो जड़ पड़ी है वो यहीं से ही निकल के आई है, यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ और री। आपसे अगर एग्जाम में या परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाएगा कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तब आपको यही 4 बताने हैं। तो बात समझ गए हो, इसका नाम लघु स्वर भी है, छोटे हैं, यहीं से स्टार्ट होते हैं। मूल अर्थात ये वर्णमाला की जड़ है, तो इसीलिए ये मूल स्वर भी कहा जाता है। और इनका तीसरा नाम है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, अब ह्रस्व स्वर किसे, ह्रस्व स्वर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आपको पता है कोई भी वर्ण, कोई भी व्यंजन वर्ण अगर बनेगा तो बिना छोटा आ की सहायता से नहीं बनता है। जैसे आप देखिएगा का, अगर ये का बना हुआ है तो ये 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। एक तो बना हुआ आधा का और फिर उसमें लगा होता है आ, तब ये बनता है का। आप कई बार बोल के देखिए और ट्राई करिए, जब आप का बोलते हो तो उसमें आधा का होता है फिर आ होता है। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, बिना आ के आप का को नहीं लिख सकते या अन्य भी वर्णों को नहीं लिख सकते, इसीलिए इसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व का मतलब होता है किसी भी वर्ण को नष्ट होने से बचाना। ह्रास का मतलब होता है समाप्त होना। अगर जब ये आ मिल जाता है तो भाषा बन जाती है, और भाषा आपको पता होना चाहिए कि विचारों के आदान प्रदान को ही भाषा कहा जाता है। तो बात समझ गए ना, का यहाँ पे अगर अब आप समझिएगा कि आज पीएम मोदी, क्योंकि पीएम मोदी जो है वो रात को ही 12 बजे बोलते हैं कि आज रात 12 बजे से आ को समाप्त किया जाता है। आ मतलब छोटा को समाप्त किया जाता है। अगर मोदी जी ने बोल दिया तो समझ लो, अगर मोदी जी ने ऐसा बोला तो यहाँ से मंत्री अपने योगी आदित्यनाथ जी दौड़ते हुए जाएंगे दिल्ली, पैदल ही निकल लेंगे, यहाँ से दौड़ते दौड़ते पहुंचेंगे, कहेंगे साहब 2022 में चुनाव है और ये आप क्या कर रहे हैं, आप छोटा को समाप्त कर रहे हैं। क्योंकि अगर छोटा समाप्त हो जाएगा तो हम लोग कैसे बोलेंगे, कख खग गग्घा बोलेंगे, यानी कि कोई भी भाषा ही नहीं बन पाएगी। और जब भाषा नहीं बनेगी तो हम लोगों में विचारों के आदान प्रदान नहीं हो पाएंगे। तो बात समझ रहे हो कि का को बोलने के लिए आ, अर्थात जो आ है वो किसी भी वर्ण का ह्रास करने से बचाता है, इसीलिए इसे ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि मूल स्वर या लघु स्वर, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो होती है वो 4। अब बात आती है कि लघु, लघु के बाद में क्या होता है, बच्चा पहले छोटा होता है, उसके बाद में क्या होता है, बड़ा होता है, और जब बड़ा होगा तो उसे बोलते हैं दीर्घ, दीर्घ स्वर उन्हें बोलते हैं। अब दीर्घ, अब समझिएगा, जो छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो छोटा आ है वो फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा आ हो गया, छोटी ई है तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो बड़ी ई हो जाएगी। उसके बाद में ऊ जो है वो बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। अब री है तो वर्णमाला में आपको पढ़ाया गया है कि री होती नहीं, बड़ी री होती नहीं है। लेकिन ये जो अभी मैंने बताया, जो 52 वर्ण टोटल पाए जाते हैं, उसमें जो 55 मैंने बताया, मूल जो वर्णमाला बनाई गई थी उसमें 55 वर्ण थे, उसमें बड़ी री भी थी, वो ऐसे बनाई जाती थी। ठीक है, ये बड़ी री थी। अब आप समझिएगा कि बड़ी री, अब आप ऐसे समझिएगा कि घर में 2 बिटिया है, एक बड़ी बिटिया एक छोटी बिटिया। अगर बड़ी बिटिया की शादी हो जाती है, शादी हो गई, वो अपने घर चली गई, उसके बाद में छोटी बिटिया बची, तो हम अब क्या छोटी बिटिया को छोटी बिटिया थोड़ी ना बुलाएंगे, अब हम सीधा बुला लेंगे कि बिटिया। तो बात समझ लो, यहाँ पे बड़ा छोटा, जब बड़ी है ही नहीं, बड़ी अपने घर चली गई, तो हम इसको बड़ी और छोटी बोलने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसीलिए जो री है वो बड़ी री का भी काम चला रही है। तो बात समझ गए, इसीलिए वर्णमाला में केवल एक ही री, क्योंकि बड़ी री जो थी उसका स्थान किसने ले लिया, छोटी री ने ही काम चला दिया, तो इसीलिए एक री बची। तो बात यहाँ तक क्लियर हुई। अर्थात अगर पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 3।
क्लियर हुआ ना? अब पहला फिर से सुन लीजिएगा, जो स्वर होते हैं, स्वर की टोटल संख्या होती है 11। उसमें पहला जो होता है उसे लघु स्वर कहा जाता है। लघु स्वर का दूसरा नाम है मूल स्वर या ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। और कौन कौन से? छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 4। उसके बाद में लघु है। अब बच्चा छोटा है तो उसके बाद में क्या होता है? बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वर छोटा आ से क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। छोटी ई से क्या हो गया? बड़ी ई हो गई। छोटा ऊ से क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया। तो यानी कि इनकी संख्या कितनी होगी? 3 होगी। यहां तक क्लियर होगा? हाँ, और एक चीज और याद रखना है कि दीर्घ स्वर एग्जामों में 3 भी पूछा जाता है, कहीं कहीं भी 7। वो आपको छंदों में बताया जाएगा। जब छंद का टॉपिक आएगा वहां पर हम आपको स्पष्ट रूप से करेंगे, बताएंगे कहां पर दीर्घ की संख्या 7। लेकिन आपसे अगर पूछा जाएगा कि दीर्घ स्वर कितने हैं तो आपको बताना 3 ही है हमेशा सदा। लेकिन जब पूछ दिया जाए छंद के आधार पर दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तब वहां पर आपको 7 लिखनी है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। अब बात आई लघु था, दीर्घ हुआ, यानी कि लघु पहले छोटा था, उसके बाद बड़ा हुआ। और बड़ा होने के बाद में मन करता है, क्या मन करता है? शादी करने का, विवाह करने का, यानी कि उसे बोलते हैं तब संयुक्त। क्योंकि देखिएगा पहले छोटे, अब कोई भी हम ही है, पहले छोटे अब बड़े हुए, अब मेरा मन क्या करता है कि शादी हो जाए। तो बात समझ रहे हो? शादी होने का मतलब होता है कि संयुक्त। और संयुक्त स्वर उन्हें कहा जाता है। संयुक्त का मतलब होता है मिलना या जुड़ना। अब संयुक्त स्वर, मान लीजिए मेरा रिश्ता लखनऊ से होता है, ठीक है? क्योंकि बुजुर्ग लोग ये कहे गए हैं या बता रहे हैं कि जो संयुक्त यानी कि पड़ोसी के संबंध ज्यादा अच्छे होते हैं। अब मान लो हम तो यहाँ रहने वाले हैं, हम तो देहात गांव के रहने वाले हैं और हमारी शादी लखनऊ हुई और हमारे यहाँ तो पंखा केवल देख रहे लटकते हैं, केवल चलते हैं नहीं, कभी लाइट नहीं आती। अब वो बेचारी पंखों में रहने वाली वो यहाँ आएगी, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो पंखे का सहारा लेगी और झूल जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पड़ोसी संबंध ही ज्यादा अच्छे होते। तो संयुक्त का मतलब है जब छोटा क्या करेगा, सबसे पहले संयुक्त होगा किसके साथ में? अपने पड़ोस वाले के साथ में। तो जब छोटा आ है, ये जब ई के साथ में मिलेगा तो क्या बनेगा? ए आपका निकलेगा, संयुक्त हो जाता है। जब छोटा आ, जब इसका संबंध इसके साथ में कराया जाता है तो क्या निकल के आता है? ए। लेकिन क्या होता है, ये लड़के बड़ा नालायक होते हैं, वो कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, इनको पूछ लो। पूछ लो का मतलब है इस बिटिया को ऊपर बुला लो, क्योंकि उनका मन होता है कि हमारी दूसरी भी शादी हो जाए। तो भगवान ने क्या, क्योंकि अपने आप मारेंगे, इतने नियम कानून और कायदे बना दिए गए हैं तो जेल चले जाएंगे महाराज। तो इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर इसको पूछ लो। तो एक दिन क्या होता है, ईश्वर उनकी पूछ लेता है और ये बिटिया क्या होती है? समाप्त हो जाती है, मर जाती है। तो उसके बाद में इनका क्या होता है? दूसरे के साथ में विवाह करते हैं। अब उसके बाद में बात आती है, जो छोटा आ है, जो ए निकल के आता है, वो हमेशा छोटा आ जो वर्ण निकल के आता है उसके साथ में मिल जाता है, तो ये बन जाता है ए। अब ये तो समाप्त हो गई। जब ये समाप्त हो गई तो ये कहते हैं अगला इनका विवाह इसके साथ में होगा। जब छोटा आ का विवाह ऊ के साथ में होता है तो क्या निकल के आता है? ओ। अब जो ये वर्ड आता है इसका फिर छोटा आ के साथ में हो जाता है तो बन के आता है बड़ा औ। ठीक है, औ निकल के आता है। तो बात समझ में आता है? संयुक्त का मतलब होता है कि जुड़ना। अब जब पड़ोसी संबंध ज्यादा अच्छे होते हैं, छोटा आ जब छोटी ई मिलता है तो ए बनता है, और जो वर्ड निकल के आता है वही वर्ड छोटा आ के साथ में मिला तो क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। उसके बाद में फिर इसका जब देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, तब इसकी शादी ऊ के साथ में होती है तो बन के आता है ओ। उसके बाद में जो आ है, आ फिर ओ के साथ में मिलता है तो बन जाता है ओ। अर्थात संयुक्त स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 4। यहां तक क्लियर हुआ? अर्थात आपको यह बता दिया गया है कि स्वर कितने होते हैं, टोटल होते हैं 11। लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 3।
और संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। इसीलिए टोटल मिला के कितने हो गए 11। अब आप देखते रहना 11, ठीक है। इनके नाम भी और नोट भी करते रहना है आपको। पहला क्या था, लघु, लघु स्वर, इसी का नाम है मूल स्वर, इसी को बोलते हैं हर्ष स्वर, और प्लस दीर्घ स्वर और प्लस संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर या लघु स्वर या हर्ष स्वरों की संख्या मैंने कितनी बताई 4, ठीक है। कौन कौन से ये भी याद रखना है, छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है, ये 4। उसके बाद में दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 3, बड़ा आ, बड़ी ई और ऊ, ठीक है। उसके बाद में आपको संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 4। पहला होगा ए, दूसरा होगा ए, तीसरा होगा ओ और चौथा होगा औ। तो बात समझ गए हो। 11, यहाँ पे 4, 3 7 और 4 11। टोटल अगर स्वर पूछे जाते हैं कुल स्वर, तो आपको क्या बताना है 11 होते हैं। तो यहाँ तक बात समझ गई, ठीक है। यहां तक आप लोगों के बाद में बात आ गई होगी समझ में। उसके बाद में बात आती है कि बचते हैं आपके अयोग वाह, अयोग वाह। इनको ना स्वरों में काउंट किया गया है ना व्यंजन में इन्हें गिना गया है, जिन्हें कहा जाता है अयोग वाह। आ मतलब आ के योग से बने हैं वाह। कौन कौन से वर्ड है जो आ की सेम संरचना लिए बैठे, जैसे ये छोटा आ हमारा बना हुआ है, सेम उसी की संरचना लिए हुए हिंदी वर्णमाला के 2 ऐसे सब वर्ड हैं जो उनकी संरचना लिए बैठे सेम। एक तो होता है अंग और दूसरा होता है आ। देखिएगा ये बिल्कुल छोटा आ की संरचना, इसीलिए आ के योग से बने हैं वह, अयोग वह उन्हें कहा जाता है। अंग को कहा जाता है अनुस्वार, अनुस्वार, और अंग को कहा जाता है विसर्ग। अब अंग को अनुस्वार क्यों कहा जाता है, अनु मतलब होता है बाद में, जैसे कहा जाता है अनुगामी, अनुगामी का मतलब होता है पीछे पीछे चलने वाला, अनुगामी। तो इसीलिए अनुस्वार मतलब जो स्वर के पीछे चलते हैं उन्हें कहा जाता है अनुस्वार। जैसे सबसे पहले आपको क्या बता दिया गया है, स्वर छोटा आ होता है, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ठीक है ये। उसके बाद में आपको बता दिया गया है कि हस्त स्वर, पहले बता दिया गया लघु या मूल स्वर या हर्ष स्वर बता दिया गया। उसके बाद में दीर्घ स्वर बता दिया गया। उसके बाद में संयुक्त स्वर। स्वरों के बाद में जो आए, देखिएगा जब आप छोटा बड़ा छोटी बड़ी ये सब आप लिखते हो, आप लिखते हुए चले जाते हो, तो ओ और औ के बाद में आप लिखते हो अंग और आह। इसीलिए मैंने कहा ना अनुस्वार, यानी इसका अनु मतलब होता है पीछे, जो स्वर के बाद में या पीछे लिखे जाते हैं। पहले तो हम सभी स्वर लिख लेंगे, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। फिर लिख लेंगे ए, ओ और औ। ये तो आपके कितने हो गए, देखो 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हो गए आपके क्या स्वर। और वही चीज मैंने बताई, अनुस्वार का मतलब होता है अनु मतलब पीछे, स्वर के जो पीछे यानी स्वर के जो बाद में ये स्वर लिखे लिए गए, उसके बाद में किसको लिखा जाता है, अंग और आह को लिखा जाता है। तो यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि लघु स्वर
उन्हें कहा जाता है जिनसे वर्णमाला की उत्पत्ति हुई है, जैसे छोटा, छोटी और ऊ और री। उसी को कहा जाता है मूल स्वर। मूल मतलब क्या है कि क्योंकि इन्हीं से ही वर्णमाला पूरा बना हुआ। ह्रस्व स्वर मतलब है ये किसी भी वर्ण को ह्रस्व मतलब नष्ट होने से रोकते हैं। दीर्घ स्वर जो लघु के बाद में दीर्घ स्वर जो होते हैं वो होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये तीनों होते हैं। संयुक्त स्वर जो होते हैं ए होता है, अ होता है, ओ होता है, अ होता है, इनकी संख्या 4 होती है। तो कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। अयोग वाह मतलब आ के योग से बने हैं वाह। जो आ की सेव संरचना, सेव सकल सूरत लिए बैठे हैं, वो केवल 2 ही वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, अंग और आह। अंग को कहा जाता है अनुस्वार और आह को कहा जाता है वर्ग। अगर पूछा जाए कि योग वाह की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 2। और यहां से प्रश्न आता जरूर है। ये था आज का स्वर, आपको बता दिया गया वर्णमाला में स्वर। अब बाकी कल आपको बताया जाएगा, इसके आगे व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू क्लास।